हमने पहले देखा था कि पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का इतिहास हम सुब्रत मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की पुस्तक से पढ़ रहे हैं। उसमें प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के विचारकों को लिया गया है। अब मार्क्स की मृत्यु 1883 में होती है। उससे लेकर और 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध तक या उसके बाद 1950 तक माने, उस समय का जो राजनीतिक चिंतन है उसका अध्ययन कहाँ से करें। उसके अध्ययन के लिए मेरा सजेशन है, एक ये है जेपी सूद। ये पुस्तक हिंदी में भी उपलब्ध है। इसके 4 वॉल्यूम्स में जेपी सूद ने कहा है। 3 वॉल्यूम प्लेटो से लेकर के और कार्ल मार्क्स तक आते हैं, तो उनका अध्ययन करें आप। चाहे आप सुब्रत मुखर्जी की पुस्तक पढ़ लें, एक ही बात है। वो थोड़ा ज़्यादा विस्तार से है जेपी सूद, और सुब्रत मुखर्जी की ज़्यादा कंसाइज और स्पष्ट है। लेकिन ये कार्ल मार्क्स से जब तक व्यवहारवाद आरंभ नहीं होता तब तक का अध्ययन हम उन 20वीं शताब्दी के पहले 50 वर्षों का अध्ययन हम कैसे करें, या उससे पहले भी थोड़ा सा 1883 से 2000, उसके लिए ये पुस्तक मैं रिकमेंड करता हूँ। परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान का विषय लेकर परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो स्कूल की हो चाहे कोई और हो, सबसे पहली पुस्तक इस समय के लिए, इस समय के राजनीतिक चिंतन के लिए आपको इसको पढ़ना चाहिए। वॉल्यूम 4 रिसेंट टाइम्स, ये चारों वॉल्यूम हिंदी में भी उपलब्ध है। मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हिंदी में उपलब्ध है ऐसा मुझे बताया गया है। आप मार्केट में देख सकते हैं। कंटेंट में देखिए, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म यानी समाजवाद के जितने भी प्रकार हैं वो सारे इसके अंतर्गत बताए गए हैं। इवोल्यूशनरी यानी फैबियनवाद भी इसी में है, बर्नस्टीन भी इसी में है, या फैबियनवाद अलग किया गया है। इसके बाद सिंडिकलिज्म है, इसके बाद गिल्ड सोशलिज्म है, जीडीएच कोल का। सिंडिकलिज्म है जॉर्ज सोरेल का, और इवोल्यूशन सोशलिज्म आप जानते हैं बर्नस्टीन का है। इसके बाद साम्यवाद। साम्यवाद में मार्क्स के बाद में, मार्क्सवाद में जो उनके मार्क्स के ऑर्थोडॉक्स फॉलोवर थे, उन्होंने जो बातें इसमें जोड़ी है मार्क्सवाद में, जैसे लेनिन ने या स्टालिन ने, इन लोगों ने मार्क्स या खुश्चेव तक इसमें दिया गया है, उन्होंने मार्क्स के विचारों में क्या जोड़ा है या क्या मॉडिफाई किया है, वो इसके अंतर्गत विस्तार से दिया गया है। जो हमें जानना ज़रूरी है कि मार्क्स आगे साम्यवादी चिंतन में कैसे परिवर्तित होता है। एक और महत्वपूर्ण चिंतन है अनार्किज्म, अराजकतावाद। अराजकतावाद वैसे तो एक राजनीतिक दर्शन के रूप में स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन कुछ अराजकतावादी चिंतक हैं जिनका बहुत महत्व माना जाता है। और जब जब समाज में राज्य की शक्तियाँ बढ़ जाती है, राज्य अपने नागरिकों को परेशान करने लगता है, चाहे वो फांसीवाद हो, चाहे साम्यवाद की डिक्टेटरशिप और प्रोलिटेरियत हो, या कोई मिलिट्री शासन हो, उस समय में अराजकतावादी विचार एकदम प्रमुखता से सामने आते हैं और लोग उसके विचारों को ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि अराजकतावाद का मूल मंत्र है राज्य के विरुद्ध, यानी वो मानते हैं राज्य सारी बुराइयों का जड़ है। और राज्य सारी बुराइयों का जड़ इसलिए है क्योंकि राज्य में शक्ति का केंद्रीकरण होता है, और शक्ति का केंद्रीकरण सभी बुराइयों का जड़ है, ऐसा अराजकतावादी मानते हैं। तो अराजकतावाद इसमें आ जाएगा। अब अराजकतावाद का ही एक स्वरूप है गांधीवाद, क्यों गांधी को कहा जाता है कि वह फिलोसॉफिकल अनार्किस्ट था, दार्शनिक अराजकतावादी। तो ये एक चैप्टर इसमें है जो कि सामान्यतः भारतीय राजनीतिक विचारकों में होता है, लेकिन वो इसमें आपको मिल जाएगा काफ़ी विस्तार से। और इसमें गांधी के विचारों में जो बाद में ऐड किया, जैसे मार्क्स के विचारों को बाद में लेनिन ने और स्टालिन ने, क्रुश्चेव ने आगे बढ़ाया, वैसे ही गांधी के विचारों को आगे बढ़ाया जिन लोगों ने, उन्होंने उसका नाम सर्वोदय दिया। तो विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान ग्रामदान की बात की, वो सर्वोदयी विचारक माने जाते हैं, जिसका एक अलग चैप्टर इसमें दिया गया है। इसमें एक है पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। ये भी 20वीं शताब्दी के प्रथम 50 वर्षों में, ये प्रथम 30 वर्षों में बहुत ही प्रमुखता से सामने आया था। विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में राज्य की जो भूमिका थी उसको ध्यान में रखते हुए राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत को चुनौती दी गई थी, जिसमें हेरोल्ड लास्की सबसे महत्वपूर्ण विचारक है। इसके अलावा लिंडसे, बारकर, ये भी क्रैब, डूजो वगैरह, ये बहुत सारे विचारक हैं जो कि
संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना करते हैं और इसलिए बहुलवादी सिद्धांत देते हैं। ये महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है जो सैद्धांतिक स्तर पर जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत को चुनौती देता है, इसलिए इसका अध्ययन बहुत आवश्यक है। ये परीक्षाओं में भी आता है इससे संबंधित सवाल। इसके बाद है फासिज्म। आप जानते हैं फासीवाद प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में बहुत प्रमुखता से सामने आया था और उस समय में फासीवाद, कम्युनिज्म और लिबरलिज्म, इन तीन के मध्य में होड़ थी कि कौन सबसे प्रमुखता से अपने आप को स्थापित करेगा विश्व में। तो फासीवाद क्या होता है, फासीवाद नाजीवाद से अलग कैसे होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको टोटलिटेरियनिज्म सर्वसत्तावाद से अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये डिक्टेटरशिप से अलग है या वैसा ही है, उसी का एक रूप है वगैरह, बहुत सी बातें हैं। तो हमें फासीवाद को समझना चाहिए। आज तो फासीवाद नहीं है और अब फासीवाद के पनपने की संभावनाएं बहुत कम है। एकाध देशों में है, जैसे नॉर्थ कोरिया में कहा जाता है कि फासीवाद है। बाकी फासीवाद के पनपने की संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि प्रजातंत्र ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली है। लेकिन फिर भी इतिहास की दृष्टि से हमें फासीवाद के बारे में मालूम होना चाहिए। अगला चैप्टर आप जानते हैं वो है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। इसके बारे में अध्ययन तो हमें करना ही चाहिए। प्रजातंत्र आज 150 से अधिक देशों का शासन प्रणाली है और इसके बहुत सारे स्वरूप हैं, बहुत से इसकी परिभाषाएं हैं, चूँकि इतने वर्षों से जमा हुआ है और अलग अलग देशों की संस्कृति से वो अलग अलग तरह से परिभाषित हुआ है। इसलिए इसमें हमको अध्ययन करना पड़ेगा कि प्रजातंत्र को कैसे परिभाषित करें, कितने तरह के प्रजातंत्र होते हैं, आधुनिक प्रजातंत्र क्या होता है, स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध होते हैं प्रजातंत्र में, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सी बातें इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो बहुत अच्छा एक अध्याय इसमें दिया गया है। इसके बाद है जिसे हम कह सकते हैं शायद ये अंतिम अध्याय है, नहीं एक अध्याय हुआ है थोड़ा सा, वो है चैप्टर 11, वो है पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ लास्की, कोल एंड रसेल। देखिए लास्की के पॉलिटिकल आइडियाज़ बहुत महत्वपूर्ण थे 1950 तक, जब तक कि व्यवहारवाद नहीं आया था। और ये जो मैं पुस्तक बता रहा हूँ ये व्यवहारवाद के पहले तक, मार्क्स के बाद में और व्यवहारवाद से पहले जो विचार थे, प्रमुख रूप से जो विचार जिन्हें हम राजनीतिक सिद्धांत में शामिल करते हैं, वो पुस्तक है ये। तो इसमें GDH कोल है जिसने गिल्ड सोशलिज्म की बात की थी, इसमें रसेल है जो पैसिफिस्ट है, जो शांति की बात करता है, और हैरोल्ड लास्की है जो प्रजातांत्रिक समाजवाद की बात करता है। अंतिम चैप्टर हालांकि इन्होंने दिया है थोड़ा सा, वो है पॉलिटिकल बिहेवियरलिज्म, यानी जो पॉलिटिकल बिहेवियरलिज्म आरंभ हुआ था उसका थोड़ा सा हिंट इन्होंने दिया है, ज़्यादा तो नहीं इसमें लेकिन थोड़ा सा दिया है। लेकिन इसके अलावा जो 11 चैप्टर हैं अध्याय वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस कारण से इस पुस्तक को जो हिंदी में भी उपलब्ध है आप लोगों के पास होनी चाहिए और इसका अध्ययन करना चाहिए। ये उसकी अगली पुस्तक है जो सुब्रत मुखर्जी की पुस्तक हमने पढ़ी है, उसमें मार्क्स तक है, मार्क्स से लेकर ये 1950 तक की जो पुस्तक है वो ये पुस्तक है। ठीक है, नमस्कार।